हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजय और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीके स्मार्ट स्टडी विद संजय में। तो फ्रेंड्स, जैसा हमने शुरू किया है राजस्थान कला एंड संस्कृति के मॉडल पेपर की सीरीज़, तो इसका आज मैं आपके सामने फोर्थ पार्ट लेके आया हूं। प्रश्नों की क्वालिटी वर्तमान में होने वाली परीक्षाओं की समकक्ष रखी गई है, जिसका बेनिफिट आपको आगे आने वाली एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो पूरा देखिए और पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा पहला प्रश्न, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में निम्न में से कौन सा किला सम्मिलित है? जैसलमेर का किला, चित्तौड़ का किला, कुंभलगढ़ का किला। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन एक, दो और तीनों। ये तीनों ही जिले यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। वर्ष 2013 में राजस्थान सरकार ने यूनेस्को को 7 किलों की सूची यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में रखने के लिए भेजी थी, ठीक है ना। तो यूनेस्को ने राजस्थान के उन 7 में से 6 किलों को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया था। तो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान सरकार ने कितने किलो की सूची भेजी थी। तो राजस्थान सरकार ने 7 किलो की सूची भेजी थी, जबकि यूनेस्को ने 6 किलो को ही लिस्टेड किया था। विश्व धरोहर स्थलों में 6 किलो को ही लिस्टेड किया था, ठीक है ना। तो यह हमें ध्यान रखना है। जिनमें से 3 जैसलमेर का किला, स्वर्णगिरी, चित्तौड़ का किला, कुंभलगढ़ का किला। इसके अलावा सवाई माधोपुर का रणथंभौर का किला, ठीक है ना। इसके अलावा जयपुर का आमेर किला, झालावाड़ का गागरोन का किला, जो कि जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। तो ये 6 जिले थे, 6 किले थे जिन्हें यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में रखा था। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। 4 चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, कोटा जिले में। इसको थोड़ा समझते हैं कि 4 चौमा मंदिर एक तो गुप्तकालीन मंदिर है। राजस्थान के एग्जाम्स में, राजस्थान पुलिस में इनमें पूछ लिया जाता है कि 4 चौमा मंदिर किस काल का मंदिर है। गुप्तकालीन, गुज्जर प्रतिहार, इस तरीके से क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि गुप्त काल का मंदिर 4 चौमा मंदिर है, एक बात। दूसरा, इसमें भगवान शिव की चतुर्मुखी प्रतिमा है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि भगवान शिव की चतुर्मुखी प्रतिमा 4 चौमा मंदिर कोटा में स्थित है, जो एक गुप्तकालीन मंदिर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पीर फखरुद्दीन बाबा की मजार किस नदी के तट पर स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा माही नदी के तट पर। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न, किसने टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान। तो ये हमें ध्यान रखना है कि सुनहरी कोठी का निर्माण नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है। नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान। जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माता
कौन था? तो हमारा राइट आंसर होगा महाराजा सरदार सिंह। ऑप्शन 4 हमारा राइट रहेगा। जसवंत थड़ा को मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है। मारवाड़ का ताजमहल, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि मारवाड़ का ताजमहल किसे कहा जाता है? जसवंत थड़ा को कहा जाता है, और ये मेहरानगढ़ फोर्ट के पास में स्थित है। इसको महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिता की याद में 1906 में बनवाया था, और इनके पिता जसवंत सिंह द्वितीय थे। कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि जसवंत सिंह प्रथम थे या जसवंत सिंह द्वितीय थे, तो हमें ये ध्यान रखना है कि सरदार सिंह के पिताजी थे जसवंत सिंह द्वितीय। हमारा अगला प्रश्न, राजस्थान में पर्यटकों का एक प्रमुख आकर्षण पोद्दार की हवेली स्थित है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 नवलगढ़ में। अब एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, यदि आपको पोद्दार की हवेली पूछे तो हमारा आंसर रहेगा नवलगढ़। यदि हमें नाथूराम पोद्दार की हवेली पूछे तो हमारा राइट आंसर होगा बिसाऊ। तो ये हमें ध्यान रखना है कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। केवल पोद्दार की हवेली के बारे में पूछे, राइट आंसर नवलगढ़ होगा। यदि नाथूराम पोद्दार की हवेली पूछा है तो हमारा आंसर बिसाऊ होगा। ऑप्शन में ये दोनों एक साथ मिल सकते हैं, आपका प्रश्न गलत हो सकता है, तो इसको थोड़ा यहीं पे ध्यान में रखना है। जितनी भी गलतियां करनी है आपको यहीं करनी है, एग्जाम में कोई गलतियां आपको नहीं करनी है। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से जुड़ा हुआ नहीं था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 नानक राम। तो यह हमें ध्यान रखना है कि नानक राम जो थे वे किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित थे, या किशनगढ़ चित्रकला से संबंधित थे। नानक राम का संबंध किशनगढ़ चित्रकला शैली से है, न कि बीकानेर शैली से। बाकी तीनों बीकानेर शैली से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न, ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 राम सिंह द्वितीय। यहाँ पर हमें यह समझना है कि राम सिंह प्रथम और राम सिंह द्वितीय, तो ब्लू पोट्री को राजस्थान में लाने वाले शासक थे राम सिंह द्वितीय। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका ध्यान रखना है। हमारा अगला प्रश्न, पटेलिया, बिछियो एवं लालर क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा राजस्थानी लोकगीत। ऑप्शन 2 राजस्थानी लोकगीत हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 बांकिया। बांकिया एक घन वाद्य यंत्र नहीं है, बांकिया एक सुशिर वाद्य यंत्र है। तो यह हमें ध्यान रखना है, बांकिया एक सुशिर वाद्य यंत्र है। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 नेजा नृत्य। अब आपको मैं बता दूं, नेजा नृत्य एक खेल नृत्य है, भीलों का खेल नृत्य है, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, जमीन में एक पोल गाड़ देते हैं, उस पोल के एक नारियल टांग देते हैं,
पुरुष इस नारियल को निकालने का कार्य करता है, जबकि इसके आसपास महिलाएं खड़ी रहती हैं जो इस पुरुष को इस नारियल को तोड़ने से रोकती हैं और छड़ी और कोड़ों से मारती है। तो इस प्रकार से ये नेजा नृत्य भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है। तो यह हमें ध्यान में रखना है। हमारा अगला प्रश्न, विख्यात लोक नाट्यकार नानूराम एवं दूलिया राणा किस ख्याल से संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 शेखावटी। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न, किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 जाम्बोजी। जाम्बोजी की माता का नाम हंसा देवी और पिता का नाम लोहट जी पंवार था। तो यह हमें याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न, वह स्थान जो किसी भी प्रकार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 साथू स्थान। ठीक है ना, क्योंकि साथू स्थान वीर फत्ता जी का स्थान है, न कि रामदेव जी का, जो जालोर में स्थित है। जबकि रुणेचा, सुरताखेड़ा, मसूरिया ये तमाम रामदेव जी के पूजा स्थल हैं। इसके अलावा इसमें समझना, बिराटिया पाली, बिराटिया पाली के अंदर रामदेव जी का एक 5 मंजिला पूजा स्थल है, जो भी आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसका भी हमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा छोटा रामदेवरा, इसके अलावा छोटा रामदेवरा जो गुजरात में स्थित है, इसके लिए भी एग्जाम में पूछा जाता है। मसूरिया पहाड़ी के लिए पूछा जाता है। सुरताखेड़ा चित्तौड़ के लिए पूछा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये रामदेव जी के पूजा स्थल हैं जो बार बार एग्जामिनर हमें पूछता है। तो ये हमें याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न, निम्न युग्मों में से कौन सा लोक देवी और प्रमुख मंदिर असंगत युग्म है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 आवरी माता। आवरी माता जालोर में न होकर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है ना, तो ये हमें ध्यान रखना है कि आवरी माता जालोर में नहीं है, चित्तौड़गढ़ में है। चलते हैं अगले प्रश्न में। बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरता है? तो बाबू महाराज का मेला धौलपुर के बाड़ी क्षेत्र में भरता है। ठीक है ना, तो ये हमें ध्यान रखना है कि बाबू महाराज का मेला धौलपुर के बाड़ी क्षेत्र में भरता है, इसलिए हमारा ऑप्शन 2 धौलपुर राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न, हरियाली तीज मनाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जामिनर बार बार इस तरीके से प्रश्न आपको घुमा घुमा के पूछता है। हालांकि इसका आंसर श्रावण शुक्ल तृतीया ही होगा, क्योंकि जिस प्रकार से हरियाली अमावस्या का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो श्रावण की अमावस्या होती है उसे ही हरियाली अमावस्या कहा जाता है, उसी प्रकार हरियाली तीज का क्वेश्चन भी हमें दूसरे फॉर्म में पूछ लिया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा श्रावण शुक्ल तृतीया ही हरियाली तीज को कहा जाता है, जो जयपुर के अंदर बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है।
चलते हैं अगले प्रश्न में। मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है। मोठड़े की पगड़ी विवाह उत्सव में पहनी जाती है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। चलते हैं अगले प्रश्न में। जमेला, पीपल पत्रा और अंगूठा किस अंग के आभूषण हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 कान के। चलते हैं अगले प्रश्न में। भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 पोत्या। तो ये हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले प्रश्न में। बदर का संबंध किससे है? बदर का संबंध अंत्येष्टि संस्कार से है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है बदर का संबंध किससे है, तो हमें ध्यान रखना है कि बदर का संबंध अंत्येष्टि संस्कार से है। 2 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये अच्छा प्रश्न है। गोडवाड़ पर्यटन सर्किट निम्न में से किन स्थानों को कवर करेगा? तो हमें बताना है गोडवाड़ में क्या जालोर आता है, क्या पाली आता है, क्या सिरोही आता है, क्या बाड़मेर आता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी, क्योंकि गोडवाड़ पर्यटन सर्किट में ये चारों स्थल आते हैं। तो हमें याद रखना है कि गोडवाड़ पर्यटन सर्किट में जालोर, पाली, सिरोही और बाड़मेर चारों पर्यटन सर्किट या चारों पर्यटन स्थल आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। तो हमें इसमें ध्यान रखना है कि 16वीं सदी के बाद राजस्थानी का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा था तथा 17वीं सदी के अंत तक आते आते राजस्थानी पूर्णतः एक स्वतंत्र भाषा का रूप ले चुकी थी। तो हमें ध्यान रखना है यदि राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग आपको पूछा जाता है तो इसका राइट आंसर होगा 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक, क्योंकि 17वीं शताब्दी के अंत तक राजस्थानी भाषा पूर्णतः एक स्वतंत्र भाषा का रूप ले चुकी थी। तो ये हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। गलत युग्म है हमारा अगला प्रश्न, गलत युग्म है। गलत युग्मों को हमें अलग करना है। मंदाकिनी बावड़ी अजमेर, रानी जी बावड़ी बूंदी, हर्षनाथ बावड़ी सीकर, चांद बावड़ी दौसा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 मंदाकिनी बावड़ी अजमेर, क्योंकि मंदाकिनी बावड़ी अजमेर में न होकर कहाँ है? अचलगढ़ दुर्ग में। आरपीएससी ने मंदाकिनी बावड़ी को अचलगढ़ दुर्ग में माना है, तो हमें भी अचलगढ़ दुर्ग में मंदाकिनी बावड़ी को याद रखना है, क्योंकि मंदाकिनी कुंड है एक वहाँ पर, उसी को ही मंदाकिनी बावड़ी के रूप में पहचाना जाता है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए। एक तरफ पुस्तकों के नाम, दूसरी तरफ उनके लेखकों के नाम हैं, मिलान करना है कौन सी पुस्तक किस लेखक की है। राम रंजाट, दोस्तों ये राम रंजाट है जो कि सूर्यमल मिश्रण साहब की रचना है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्यमल मिश्रण साहब ने 10 वर्ष की आयु में ही राम रंजाट की रचना कर दी थी, जो एक काव्य रचना है, ठीक है ना। इसके अलावा सूर्यमल मिश्रण साहब के बारे में मैं थोड़ा सा और बता दूं आपको, क्योंकि इनकी और 2 कृतियां हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, जिसका नाम है वीर सतसई और वंश भास्कर।
राजस्थान के ख्याति प्राप्त विद्वान हुए हैं सूर्यमल मिश्रण। बूंदी शासक महाराव राम सिंह के यहाँ दरबारी कवि थे और इन्होंने बहुत सी रचनाएं करी थी, जिनमें राम रंजाट, वीर सतसई और वंश भास्कर शामिल हैं। आगे देखते हैं लील टांस। लील टांस हमारे कन्हैयालाल सेठिया की रचना है, इसलिए तीन नंबर पे हमारा कन्हैयालाल सेठिया ऑप्शन रहेगा। पग फेरो हमारी मणि मधुकर की रचना है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा 231 हमारा ऑप्शन 4 में मैच हो रहा है। 231 हमारा राइट आंसर होगा। तो यह था आज की क्लास हमारी। आज की क्लास यदि आपको पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।